पैसा मिल रहा है इसलिए आप गाली भी दे रहे हो, पैसा मिल रहा है इसलिए पॉर्न भी कर रहे हो, सेमी पॉर्न भी कर रहे हो। आप सफाई भी दोगे कि भैया टुडेज सिनेमा, टुडेज लैंग्वेज, आज का यूथ, ये सब सारी चीजें बोलते रहो आप, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। खुलेआम काइंड ऑफ नग्नता पे उतर आया है। राज कुंद्रा के पास में क्या कमी? तो मतलब पैसों की हवस ने आपको हवस का पुजारी बना दिया है। तुम लोगों को तो मेरा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन अभी भी उनकी चमचागिरी में लगे। चाय से मेरा शुरू से संपर्क रहा। जब मैं बॉम्बे में आया तो यहाँ पर मैंने चाय की दुकान पे नौकरी कर ली। तो ये जो चाय का संबंध रहा, ये तो मेरा हमेशा से ही रहा है। तब मुझे नहीं पता था कि चाय पिलाने वाले को और चाय वाले को हिंदुस्तान में आगे इज्जत मिल सकती है या कुछ बहुत बड़ा रुतबा मिल सकता है। एनसीबी का फुल फॉर्म है नशा छोड़ो भारती। नशा छोड़ो भारती। हम सिर्फ इस बात का अफसोस क्यों करें कि यार फिल्मों में सिर्फ कॉमेडियन हुआ करता था, वो कहाँ चला गया? नहीं भाई, अब वो कॉमेडियन आपका खुद का शो चला रहा है, ठीक है। अब वो कॉमेडियन अक्षय कुमार को कह रहे, मजबूर कर रहा है कि भैया मैं भी फिल्मों में एज ए हीरो कॉमेडियन करूं। हाँ, गोविंदा कॉमेडी कर रहे हैं या फला हीरो कॉमेडी कर रहा है, तो हीरो हो गया है, कॉमेडियन हीरो हो गया है। अब कवि सम्मेलन पुराने वाला कवि सम्मेलन भी नहीं रहा है। पहले जब 5-6 लोग पीछे बैठते थे तो एक को मोटिवेट करने के लिए पीछे बैठते थे, आज डिमोटिवेट करने के लिए पीछे बैठते हैं, ठीक है। जी। अगर उसका कोई अच्छा पंच चल रहा है, ठीक है, तो ये वाह वाह करना भूल जाते हैं पीछे वाले। मोबाइल पे देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं। नमस्कार, हमारा मंच के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन। दोस्तों, कहा जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और कोरोना काल की इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में हमने देखा भी कि हंसने हंसाने से बेहतर कोई औषधि नहीं है। और उन देवदूतों का तो कहना ही क्या, जिन्होंने दुनिया भर को हंसाने का प्रण लिया हुआ है, या यूं कहिए मुस्कान बांटना ही जिनका पेशा है, प्रोफेशन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉमेडी इंडस्ट्री एवं कॉमेडियंस की। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ माया नगरी मुंबई से हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 1 के विजेता, सुप्रसिद्ध कॉमेडियन एवं अभिनेता आदरणीय श्री सुनील पाल जी। सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजय, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने इंट्रोडक्शन दिया। और तुम्हारे बारे में भी कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन में भी जिसका प्रोग्राम नहीं हुआ है कैंसिल, ऐसे अनलॉक कवि का नाम है संजय बंसल। जी जी जी, धन्यवाद जी जी जी। इससे पहले मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, एक नजर डाल लेते हैं सुनील पाल जी के अब तक के सफर पर। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 1 के विजेता कॉमेडियन सुनील पॉल मूलतः चंद्रपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पिछले 20 सालों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। लाफ्टर चैलेंज में उन्हें सर्वाधिक पहचान उनके लोकप्रिय कैरेक्टर रतन नूरा से मिली। दर्जनों फिल्मों में काम कर चुके सुनील पॉल को यूं तो उनकी सभी फिल्मों में आलोचकों की भी सराहना मिली, परंतु बॉम्बे टू गोवा, भावनाओं को समझो, फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों ने उनकी पहचान को एक नया आयाम दिया। हाल ही में उनकी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक ओटीटी प्लेटफॉर्म शिमारुमी ऐप पर रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से देश एवं विदेश में कॉमेडी शोज के जरिए हर तरफ से मायूस और दुखी एक आम इंसान की जिंदगी में हंसी के 4 पल मुहैया करवाने वाले हरफन मौला द ग्रेट इंडियन कॉमेडियन सुनील पॉल से ही जानते हैं उनके संघर्ष एवं सफलता की दास्तान और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। सुनील सर, सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगा, और एक विवाद भी अभी अखबारों की सुर्खियां बना कि आपने मिर्जापुर दी फैमिली मैन मनोज वाजपेयी जी को लेकर भी विरोध जाहिर किया। विरोध हालांकि व्यक्तिगत रूप से ना भी हो, शायद उस कंटेंट को लेकर होगा जो कहीं ना कहीं हर सोचने समझने वाले को परेशान करता है। तो ये विवाद पूरा क्या था? और आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी कि पोर्न सिर्फ देखने दिखाने का नहीं है, ये विचारों का भी है। देखो संजय, क्या है कि अब हम लोग तो शुरू से ही मंचों से जुड़े रहे हैं, परिवार की तरह ही मंच को और मंदिर की तरह ही समझा है। पूजा करके, पाठ करके हम स्टेज पर जाते हैं, मंच पर जाते हैं, तन मन से
मतलब मैं दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर और नियत, दिल, जी दिमाग, जी। आंखें, आवाज, नेचर और नियत चलो, नियत। सब साफ रख कर हम दर्शकों के सामने जाते हैं। तो जी दर्शकों को हम अपना परिवार से भी ऊपर समझते हैं, ये मानते हैं कि हम हंसा रहे हैं, ये तो मुश्किल काम है ही, लेकिन ये हंस रहे हैं, ये और भी मुश्किल काम। जी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दर्शकों के सामने जब मनोज बाजपेयी जैसे लोगों को, नवाज जैसे लोगों को सरकारें नेशनल अवार्ड दे रही है, इंटरनेशनल अवार्ड दे रही है, फला अवार्ड दे रही है, और जी बदले में आप एक फ्रेम में आकर कोई ऐसी गंदी बात बोल जाते हो, या कोई गाली दे जाते हो, या कोई डायलॉग ऐसा नीचे स्तर का बोल जाते हो जो आपके स्तर को सूट नहीं करता है, तो जिसमें आपने जी। अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस से ही वो अवार्ड मिला है आपको, ऐसी बात नहीं, टैलेंट है करेक्ट। आपके अंदर। फिर आपके अंदर ये भ्रष्टाचारी कैसे आ गए? जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, काम मांग रहे थे, तब आपने इतनी मेहनत की कि आज इस मुकाम तक पहुंचे, और आज मुकाम मिल गया, अवार्ड मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, पैसा मिल रहा है, तो अब आप ऐसी चीजों को अपना रहे हो जिसमें साफ आपकी नीयत की खोटी दिखाई दे रही है कि भैया आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, पैसा मिल रहा है इसलिए आप गाली भी दे रहे हो, पैसा मिल रहा है इसलिए आप पॉर्न भी कर रहे हो, सेमी पॉर्न भी कर रहे हो। तो आप आपको देख के लोग क्या सीखेंगे कि यार अवार्ड रिवॉर्ड लेना है, ऐसा कुछ करना है, तो इसी तरह के उल्टे से धंधे करो। मैं समझता हूँ कि सफाई आप भले दो, आप सफाई भी दोगे कि भैया टूडेज सिनेमा, टूडेज लैंग्वेज, आज का यूथ, ये सब सारी चीजें बोलते रहो आप, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात मानूंगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत आपने भी की थी इसलिए इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हो, लेकिन अब आप सही मामले में नीचता पर आ गए हो क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, जबकि आप इस मुकाम पर हो कि आप कह सकते हो कि नहीं भाई मैं ये डायलॉग नहीं बोलूँ। हमको तो कई लोग बोलते हैं कि शो में कितने सारे कॉमेडी शो में लोग हमको डायलॉग बोलते हैं कि भैया ऐसा बोलो, मतलब हमसे नहीं होगा, माफ कर, हमसे जी नहीं। जी। अरे यार वो आपका आर्टिस्ट तो फला आर्टिस्ट तो बोलता है, मैंने कहा वो सस्पेंड पड़ रहा है, उसको उससे बोलो आप मुझे अगर 1 करोड़ रुपए दोगे तो भी मैं नहीं बोल पाऊंगा वो तो कुछ। तो मैं बोला भाई मैं, तो ये जो चीज मुझे एक कलाकारों का बोलते हैं यार सेंसर नहीं है, सेंसर नहीं है, सेंसर आएगा तो बोलना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं, सेंसर तो फिल्मों में ही था लेकिन वासेपुर आ गई ना। जी जी जी। देखा हमने। सेंसर तो हर जगह पे होता है, लेकिन मेन मतलब कि आपकी खुद की शर्म, जी। लोगों की लाज नहीं सही, खुद की तो लाज होती है ना, एक शर्म होती है कि आप एक अभिनेता हो, एक बड़ा 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 नाम हो, आपको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मेरी फिल्म आई लॉकडाउन टू अनलॉक, ठीक है, जी उसको यूए सर्टिफिकेट मिला। यूए सर्टिफिकेट मतलब आप अंडर एज के लोग भी देख सकते हो और एडल्ट भी देख सकते हो, मतलब जी पूरी जी फैमिली बिल्कुल। फैमिली बैठ के देख सकते फैमिली ऑडियंस देख सकती है, ठीक है। हो। तो चाहता तो मैं अपनी छोटी सी फिल्म में ये सब नखरे कर सकता था, ये नाटक कर सकता था जो ये बड़े लोग करते हम्म। हैं, फिल्म दिखाने, फिल्म बेचने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट जी करने के लिए। जिसको देखो वेब सीरीज के नाम पे गालियां दे रहा है, जिसको देखो वेब सीरीज के नाम पे गंदगी कर रहा है। बिल्कुल, अवार्ड और रिवॉर्ड जो है वो मेहनत करने वालों को ही मिलेंगे। अब ये लोग जी जो कर रहे हैं, ये अवार्ड रिवॉर्ड तो ले चुके हैं, अब इनके मन में आ गई बेईमानी कि यार अवार्ड रिवॉर्ड से तो शायद पैसा नहीं मिलेगा, चलो पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाने के चक्कर में ये जो खुलेआम काइंड ऑफ नग्नता पे उतर आया है। तो अब जी जी। मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए कुछ, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आहा, वाह वाह, सही आता, सही। और जो जो समाज का भला नहीं कर सकता हम्म। वो समाज का दुश्मन होता है, और समाज का दुश्मन आतंकवादी होता है। अब जैसे अब राज कुंद्रा ने कर दिया, अब राज कुंद्रा के पास में क्या कमी? तो मतलब हम्म। पैसों की हवस ने आपको हवस का पुजारी बना दिया है, और इतना हम्म। इतना गिरा दिया नीचे, आप नीचता पे गिरते हो। आपको करते हुए शर्म नहीं आ रही है। लोग, हम जैसे लोग बोलते हैं तो हमको बोलने वालों को लोग बैकवर्ड कहते हैं, फला कहते हैं, ये कहते हैं। ऐसे दर्शकों को भी प्रणाम है भाई, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाकर तुम जिंदा हो और ऐसे लोगों को देख रहे हो। भैया अब सलाम है तुम लोगों को तो मेरा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन अभी भी उनकी चमचागिरी में लगे। जी जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तो चूंकि अखबार की सुर्खियां भी रहा, और हम आपका पक्ष भी जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों कहा। पर मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में ले जाना चाहता हूं। अगर मैं सुनील पाल की जिंदगी को दो हिस्सों में डिवाइड करूं, तो एक हिस्सा होता है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहले का, और एक हिस्सा होता है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से बाद का। और उससे भी पहले अगर मैं जाऊं, तो आपके पिताजी रेलवे में थे, और मुझे लगता है आपकी नजर आसमान में उड़ने वाले उन हवाई जहाज पर थी, उनमें बैठकर पूरी दुनिया का सफर करने की थी।
कहीं यही तो कारण नहीं है कि आपका कॉमेडी और बॉलीवुड की तरफ झुकाव हुआ? इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? मेरे स्कूल से घर के बीच में दो टॉकीज आती थी, दिलीप टॉकीज, सुभाष टॉकीज और श्री टॉकीज। और टॉकीज के नाम भी ऐसा लगता था जैसे किसी का नाम है, श्री दिलीप सुभाष। सुभाष घई और दिलीप कुमार का कॉम्बिनेशन ही कहीं कॉम्बिनेशन, जी और ऊपर से श्री मतलब श्री आशीर्वाद। आशीर्वाद तो वो सात मुझे, श्री जी हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो एक मेरी दुनिया अलग बन गई थी। मैं थिएटर में ही सिनेमा थिएटर को देखता था, गाने गाता था। ऐसा बढ़ता चला गया शौक। स्कूल में भी एक्टरों की आवाजें निकाल के दोस्तों को सुनाता था। तो रेलवे का कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन 84 में। तो जी उसमें मैं 8-9 साल, 10 साल का जो भी रहा होगा, 8-9 साल का, हाँ 9 साल का रहा होगा। तो उसमें मैंने गाने पर डांस किया। फिल्म हिम्मत वाला आई थी। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। जीतू जी का गाना था वो। तो उस जी गाने में मुझे पहला अवार्ड मिल गया, स्टील का कटोरा। स्टील का कटोरा। जी तो जी 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 इसलिए नहीं कि मैंने सबसे अच्छा डांस किया था, बाकी जी डांसर इतने बुरे थे कि मुझे पहला पहला नंबर मिल गया। स्टील का जी कटोरा लेके मैं पिताजी के पास में गया। मैं, पिताजी पिताजी मुझे कटोरा मिला है, कटोरा। तो बोले बस अब भीख मांगना शुरू कर, ये कटोरा ऐसे कि लेके जा और भीख मांगना शुरू कर, तेरा काम शुरू, आज से तुझे जॉब मिल गया। तो पिताजी का कहने का मतलब ये था कि जो स्टील का कटोरा है, इससे हर दरवाजे पे जा, हर दर पे जा, और जो मिल सके, ज्ञान मिल सके, शिक्षा मिल सके, कुछ भी मिल सके, उससे आप इसको कलेक्ट करो और अभी से शुरुआत करो विद्यार्थी जीवन का। तो ये जो आपका चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है, जिससे इसने आपका प्यार बटोरा है। और स्टिल आई एम वर्किंग एंड स्टिल आई एम गेनिंग। मैं कुछ ना कुछ जी मांग रहा हूँ। जी 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 फिर पिताजी की बदली हुई इंगनघाट में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं नागपुर में आ गया 1993 में, 1993 में आ गया। और 93 में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में काम किया। तो उनके ऑर्केस्ट्रा में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। एक तरह से उनका एक ऑफिस बॉय बन गया था मैं वहां पर। ऑफिस में ही रहना, सामान उठाना, सामान लगाना, ऑर्केस्ट्रा के साफ सामान को सफाई करना, अ, लादना, बस में डालना, निकालना, सेट बनाना, ये कर रहा, वो सब मेरा काम था। और उसके अलावा जी फिर मुझे छोटा मोटा परफॉर्मेंस का मौका मिलता था। और फिर ऑफिस बॉय भी बना था मैंने। मतलब ऑफिस में जो भी लोग आते हैं, उनको चाय पिलाना, उनको जो भी उनकी सेवा कर चाय सकते हैं। पिलाना। हाँ, ऑफिस में। तो चाय ऑफिस में पिलाने वालों ने तो बड़ी तरक्की की है। जी चाय से मेरा जी शुरू से संपर्क रहा। जब मैं बॉम्बे में आया, तो यहाँ पर मैंने चाय की दुकान में नौकरी कर ली। तो ये जो ओके चाय का संबंध रहा, ये तो मेरा हमेशा से ही रहा है। तब मुझे नहीं पता था कि चाय पिलाने वाले को और चाय वाले को हिंदुस्तान में आगे इज्जत मिल सकती है या कुछ बहुत बड़ा रुतबा मिल सकता है। लेकिन जी जी उस चाय की दुकान में जितने ग्राहक आते थे संजय, वो सारे के सारे जो है वो मेरे गुरु बन के साबित हुए। कोई मद्रासी आता था, कोई सिंधी आता था, कोई गुजराती आता था, कोई टपोरी आता था, कोई छक्का आता था, कोई बेवड़ा आता था, और चाय पी के निकल जाते थे। तो लेकिन उनका टोन जो है वो हमेशा मुझे गुदगुदाता था, वो हमेशा मुझे सिखाता था। और मुझे लगता है कि वो ही मेरी चाय की दुकान जो है वो मेरी मेन यूनिवर्सिटी साबित हुई। फिर धीरे धीरे मैं जॉनी लीवर साहब से मुझे मेरी मुलाकात करा दी वीर कृष्णा जी ने। फिर उनके भाई जी छोटे जिम्मी भाई से मिला मैं। तो जिम्मी भाई जो है वो मेरे गुरु हैं, उस्ताद है। उन्होंने बहुत लोगों से मुझे मिलाया, बहुत सिखाया। और फिर उन्होंने ही मुझे एक दिन ये आइडिया दिया कि एक पंकज सरस्वत के दोस्त थे जो लाफ्टर चैलेंज बना रहे हैं, तुम जाके जी ऑडिशन देकर आओ। और मैं ऑडिशन देकर आया और वो मेरा काम हो गया। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सब जानते ही हैं। उस बीच में मैंने जी थोड़े वर्ल्ड टूर भी किए थे। शोज, बहुत सारे लाइव शोज भी मुझे मिलने लगे थे लाफ्टर से पहले ही। मैंने आमिर खान का लगान का वर्ल्ड टूर किया था। आमिर खान, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा। डीडी मेट्रो पे मेरा एक सीरियल आता था धमाल नंबर 1, वो भी शुरू हो गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि लाफ्टर से पहले मुझे एक कॉन्फिडेंस देने का काम जिमी मोजेस साहब ने किया, जी जी जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ उस पूरे परिवार का। एंड उस शो के दरमियान देश के तमाम कलाकारों से, बड़े कलाकारों से बहुत कुछ सीखने मिला, मुलाकात करने का मौका मिला। और आज भी मैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम लोग सब टच में है। और कुछ भी फंस जाता हूं मैं कहीं पर भी, तो मैं इनमें से सारे मेरे गुरुओं को, किसी को भी मैं फोन करके कभी भी तंग करके सकता हूँ और पूछता हूँ कि भैया ये जरा मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, जरा मुझे हेल्प करो। जी
आपने जी वर्ल्ड टूर का जिक्र किया, तो चाय जी पिलाने वालों के हिस्से में वर्ल्ड टूर तो खैर आए ही हैं। बिल्कुल आते हैं, बहुत आते हैं। और जी, तभी और तभी आ गए थे जब मैंने चाय की दुकान में जस्ट नौकरी शुरू की थी। हमारी मशहूर कॉमेडियन भारती जी, उनको एनसीबी ने अरेस्ट किया, उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे। तो कॉमेडी में ड्रग्स, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपका क्या दृष्टिकोण है? एनसीबी का फुल फॉर्म है नशा छोड़ो भारती। नशा छोड़ो भारती। जी, भाई देखिए, कॉमेडियन हो या कोई भी हो, या कोई व्यक्तिगत इंसान जो होता है, और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या नशा करता है क्या नहीं करता है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जी, लेकिन काम का जहां तक मामला है, मुझे ऐसा लगता है काम के मामले में वो अपने परफेक्ट है और रहना चाहिए। और अगर और चाहते हैं कि, जैसे मैंने कहा मनोज बाजपेयी और तमाम लोगों के लिए, कि चाहते हैं कि आपको रोल मॉडल समझा जाए, तो जी, आपकी पर्सनैलिटी भी आपका नॉर्मल जीवन भी ऐसा होना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करे। क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब का भी बहुत नशा है, लता मंगेशकर को भी बहुत नशा है, सचिन तेंदुलकर को भी बहुत नशा है, जॉनी लीवर जी को भी बहुत, ये बहुत नशा करते हैं, लेकिन नशाखोर लोग हैं, लेकिन काम का नशा करते वाह, हैं। नशे का काम मत करो, काम का नशा आह, करो। और बोलने वालों की जरूरत ना पड़े, हम लोगों को जरूरत ना पड़े, सबक देने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। कोई, सब समझते हैं कि भैया मैं ऐसा करूंगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, जी, मौज मौज मस्ती करते वक्त लोग भूल जाते हैं कि इसका असर दूसरों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपके अपनी जिंदगी पे भी एक ना एक दिन बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए वक्त रहते ही सुधर जाइए। जो सुधर जी, जाता है तो वो ठीक है, नहीं तो वरना फिर वो सिधार जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नशा जो है वो बुरा नशा, स्पेशली वो नहीं करना चाहिए। जी। नशे से याद आया, आपका जो लाफ्टर चैलेंज में जो सबसे प्रसिद्ध कैरेक्टर था, रतन नूरा, शराबी रतन नूरा, जो हमेशा शराब के नशे में रहते थे। तो वहां से इस तरह के कैरेक्टर और उस कैरेक्टर से मिलने वाली पहचान, ये कैसे हुआ? मैंने कहा ना, मैं सांताक्रूज में जहाँ चाय की दुकान पर रहता था, वहां पर ये कैरेक्टर मुझे मुलाकात हुई। नाम रतन था, लेकिन नूरा मैंने का नाम जोड़ दिया, रतन नूरा। क्योंकि हमेशा जी, मरने और मारने की बात करते थे, बड़े बड़े लोगों को देख, क्योंकि पीके टाइट रहते थे, तो वो बड़ी बड़ी बातें सब करते थे। तो पहलवान को भी देख के बोलते थे, का देख रहा है बे, अबे ओ हाथी की औलाद, का देख रहा है, साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा, का देख रहा है बे, अबे फिर देख रहा है। तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर जो है मुझे, मैंने मैंने इनसे दोस्ती कर ली, इनकी कॉपी करने लगा, दोस्तों को सुनाने लगा, तो लोग हंसने लगे। कभी कभी उनके सामने भी सुना देता था, साले हमारी नकल कर रहा है काबे। लेकिन दोस्ती हो गई थी। लेकिन बहुत ही दुबले पतले थे, शराबी थे, देसी शराब पीते थे। एंड हमारा बहुत बुरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम में वो हमें नाश्ता भी कराते थे, क्योंकि शराबी जी, होने के बावजूद भी 2 4 5 रुपए का नाश्ता कराते थे। साले खा जी, ले बे, बहुत बड़ा स्ट्रगलर है तू। तो एक दिन उनका देहांत हो गया। टीबी का मरीज था, तो जी, देहांत हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऊपर जाकर उन्होंने ऊपर वाले को हमारी सिफारिश, मेरी सिफारिश की होगी कि ये जो स्ट्रगलर है सुनील पाल, साला बहुत भटक रहा है, इसको हमारा नाम दे दो, हमारा काम दे दो, और हमारे नसीब में जो कुछ भी अच्छा रहा होगा जो हमको नहीं मिला इसी को दे दो। हमको टीबी वाला बना, इसको टीवी वाला बना दो। शायद ऊपर वाले ने सुन वाह, ली बात, और वो असर हुआ, और आज मेरी पहचान रतन नूरा है। और इस बात पे मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे अंदर जी, एक एक ऐसा महान पुण्य आत्मा है, जिनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती जी, जी। कॉमेडी रतन श्री सुनील पाल जी रतन नूरा के लिए जाने जाते हैं। है। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक एक व्यक्तिगत सवाल ये भी है कि आप चूँकि देश-विदेश में शोज़ करते हैं, वर्ल्ड टूर भी किए हैं और कॉमेडी के लिए ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की बात तो अनगिनत शोज़ किए हैं। तो वहाँ पर कभी-कभी ऐसा भी रहा होगा कि प्राथमिकताएँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, परिवार में कुछ और समस्याएँ हैं, कोई कोई दुविधा है और वहाँ पर आपको विशेषकर हँसाने जाना है। आप मन में अंदर दुखी हैं और स्टेज पे लोगों को हँसाना है। तो वहाँ पर कैसे आपने मैनेज किया और उस तरह की परिस्थितियों से लड़ने में आप कैसे कामयाब रहते हैं? ऐसा हमेशा रहा, देखा गया है मेरे मेरी तरफ से
कि ये हम सब ने देखा होगा कि जब हम कोई परफॉर्म करने जाते हैं, गला खराब हो, सर दर्द हो, या तबीयत खराब है, या कोई बुरी खबर आई है, कुछ ऐसा कुछ वैसा, या थके हो आप, नींद नहीं हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब दर्शकों का प्यार मिलना शुरू होता है, तालियां मिलनी शुरू होती है, परमात्मा की मेहर होनी शुरू हो जाती है और आप अपना काम अपना बेहतर तरीके से कर जाते हो, अच्छे तरीके से कर जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले की ही ताकत है, और जिसके ऊपर वाला जिसके साथ में है, दुनिया का हर एक शख्स उसके साथ है। अच्छा, यहाँ आपने फिल्मों में भी काम किया, काम ही क्या, आपने भावनाओं को समझो फिल्म लिखी भी है और डायरेक्ट भी की, जिसमें जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा कि उसमें 47 से ज्यादा कॉमेडियंस रहे एक छत के नीचे एक फिल्म में। तो वहां से कॉमेडी से फिर आप, चूंकि पहले हम एक चीज और देखते थे, अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो वहां कॉमेडियंस स्पेशली रहते थे, जैसे जॉनी लीवर साहब हर फिल्म का हिस्सा होते थे उस समय के, राजपाल यादव जी। पर धीरे धीरे ये ट्रेंड कहीं ना कहीं पिछले 8-10 सालों में कम हुआ है, स्पेशल कॉमेडियन नहीं दिखे जाते फिल्मों में, ऐसा क्यों? कपिल शर्मा के शो में बड़े बड़े फिल्म स्टार जाके अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं, हीरो लोग जाके, बड़े बड़े, है ना। जी जी जी। एक एक कॉमेडियन के शो में, तो मुझे लगता है कि कॉमेडी की जीत हुई है, कॉमेडी आगे बढ़ी है, कॉमेडी बहुत आगे बढ़ी है। तो ये कम नहीं हुआ है, ये दायरा कम नहीं हुआ। हम सिर्फ इस बात का अफसोस क्यों करें कि यार फिल्मों में सिर्फ कॉमेडियन हुआ करता था, वो कहाँ चला गया। नहीं भाई, अब वो कॉमेडियन आपका खुद का शो चला रहा है, ठीक है। अब वो कॉमेडियन अक्षय कुमार को कह रहे, मजबूर कर रहा है कि भैया मैं भी फिल्मों में एज ए हीरो कॉमेडियन करूं। हाँ, गोविंदा जी, कॉमेडी कर रहे हैं, या फला हीरो कॉमेडी कर रहा है, तो हीरो हो गया है, कॉमेडियन हीरो हो गया है। इससे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, हम देखते हैं कि सफल कलाकार बॉलीवुड से हो, वो राजनीति की तरफ चले जाते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। यूं तो हम्म। पॉलिटिक्स आजकल घरों तक आ चुकी है, पर पॉलिटिक्स में जाना, जैसे राजू श्रीवास्तव जी, तो हम्म। क्या आपको कभी ऐसा कोई ऑफर आया, या कभी आपकी जाने की इच्छा हुई, या भविष्य में कोई इरादा? देखिए, देखिए क्या कॉमेडियंस को राजनीति में जाना जरूरी भी है, क्योंकि जी। राजनीति से ज्यादा कॉमेडी कहीं नहीं होती है, ठीक है। ओके। तो जी तो वहां तो कॉमेडियन अगर जा रहा है तो सही जगह जा रहा है, सही सही एटमॉस्फेयर पे जा रहा है, क्योंकि जी वहां के लोग कॉमेडी क्रिएटर, कॉमेडी कॉमेडी प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। जी तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे राजेश श्रीवास्तव चले गए, कोई भगवंत मान चले गए, और भी लोग जा रहे हैं, जिनको सूट करता है वो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग, मैं मेरा तो मानना है कि भैया अभी तो मैं कॉमेडियन ही नहीं हूँ, पहले तो कॉमेडियन बनूं ठीक से, अपने अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, अच्छे से कुछ परफॉर्म करने लगूं, सेटिस्फैक्टरी कुछ काम करूं, तो फिर उस फैक्ट्री में जाऊं मैं। तो अभी तो मैं आई एम वेरी मच इनटू द लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि अगली पीढ़ी के कॉमेडियंस जो आ रहे हैं, हाँ। जो आज अर्ली 30s में हैं, यूं कहिए, जिस समय आप, हाँ। जब आप ग्रेट इंडियन में थे तब थे, तो उनको आप कैसे देखते हैं? उनसे आप क्या अपेक्षाएं हैं? क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरते हैं? और उनमें से कोई एक दो नाम अगर आप गिनाना चाहें कि यस, इससे बहुत उम्मीद है। भाई देखिए, नए पीढ़ी के कलाकार बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरे सामने तो जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो पारितोष त्रिपाठी आया, गौरव दुबे आया, सत्यपाल आया, फिर अमोल सोनी आया, तुम हो संजय, तुम मेरे बहुत ही फेवरेट हो, बहुत अच्छा करते हो तुम, बहुत नयापन तुम्हारे, जी, मुझे बहुत कई सालों, धन्यवाद। कई पर साल समस्या ये है। जी 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 कई सालों के बाद मैंने कोई ऐसा कवि, युवा कवि देखा जिसके पास सब कुछ नया ही नया है देने के लिए। मतलब मैं उस चीज की वजह से तुम्हारा मतलब बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और मैं पर तुम्हारा भैया, मेरी एक एक समस्या ये रहेगी कि जहां जहां इस शो में मेरी तारीफ होगी, वो एडिटर को पसंद नहीं आएगी और उस पे कैंची चल जाएगी। तो जी, खैर, आप बता रहे थे जी। तो कोई बात नहीं, हमने तो जी अपने दिल की बात बोल दी। अब जी एडिटर को जी क्या बिल्कुल। पता, दिल की बात, भावनाओं को समझे बोलना। जी जी बिल्कुल। तो तो सही मैं कहा आपने। समझता हूँ कि नए जी नए लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और संकेत अच्छा काम कर रहा है, संकेत भोसले, जी बिल्कुल बिल्कुल। सुगंधा अच्छा काम कर रही है, जॉनी जी की बेटी है जेमी, बहुत अच्छा काम कर जी रही है, बहुत बढ़िया कर रही है जॉनी भाई की बेटी, हमारा बहुत 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 बढ़िया काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आने वाले समय में, ये लोग अभी से ही इन्होंने हालांकि हंगामा मचा रखा है, और आने वाले समय में ये इस प्रोफेशन को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे।
और यहाँ से एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि कवि सम्मेलन भी एक परफॉर्मेंस का ही मंच है जहाँ कविताओं के माध्यम से हम दर्शकों को एंटरटेन करते हैं, और कॉमेडियन भी कहीं ना कहीं वही है। तो ये दोनों का फ्यूजन भी होता रहता है। और बिल्कुल सुनते की शुरुआत में इस बात का विरोध भी रहा कि बहुत। कॉमेडियंस कवि सम्मेलन के मंचों पर क्यों हैं, या वाइस वर्सा। तो आपको क्या लगता है, कॉमेडियंस का कवि सम्मेलन के मंचों पर होना उसके स्तर को बढ़ाता है या कमतर करता है? भाई देखिए क्या है कि वैरायटी एंटरटेनमेंट आज की जरूरत है। जी अब वो कवि सम्मेलन का मतलब ये नहीं हो गया कि अब कवि सम्मेलन पुराने वाला कवि सम्मेलन भी नहीं रहा है। पहले जब 5-6 लोग पीछे बैठते थे तो एक को मोटिवेट करने के लिए पीछे बैठते थे, आज डिमोटिवेट करने के लिए पीछे बैठते हैं। ठीक है, जी अगर उसका कोई अच्छा पंच चल रहा है, ठीक है, तो ये वाह वाह करना भूल जाते हैं। पीछे वाले मोबाइल में देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं। जो आगे जो दर्शक बैठे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उल्टा। ठीक है, उनको और उनको लगता है कि जो पीछे जो लोग बैठे हैं ये नहीं हंस रहे, तो हम क्यों हंसे। ऑडियंस को कहीं ना कहीं वो इस तरह की सोच भी लाने में बाध्य कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैरायटी एंटरटेनमेंट इसलिए जरूरी है कि हमें भी कुछ नयापन मिलेगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहले कवि सम्मेलन मैंने एक 10-15 साल से मैंने सैकड़ों कवि सम्मेलन किए होंगे तमाम देश और दुनिया में, लेकिन मेरी एंट्री हमेशा ये लोग लास्ट में रखते जी हैं, एकदम लास्ट में। जी। कभी कभी संजय रात के 4 बज जाते हैं, 4। क्योंकि क्या हो जाता है तब कि तो जो बड़े शराबी बाबा, रतन भी सो जाता है। बिल्कुल नहीं, और ऑडियंस का क्या हाल होता होगा। जी जी जी, सही भाई बात है। हम फॉरगेट क्या? अबाउट मी। जी, शाम क्या को, होता है रात को कि 4 बजे। ऑडियंस जो जी सर। ऑडियंस जो सामने बैठी है, वो अगर बैठी भी है तो भी वो उस शक्ति में है क्या, उस पावर में है क्या, वो सुनने की पावर में है क्या। और ऐसे जी में हम पर ये डाल दिया जाता है कि अब आपको हंसाना है, आप बॉम्बे के कलाकार हो। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को तकलीफ देती है, प्रॉब्लम देती है कि यार तुम्हें कवि सम्मेलन करना है, प्रोग्राम करना है, एक तो तुम लोग वैसे ही आ जाते हो कि भाई सुनील भाई जरा प्लीज संभाल लीजिएगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। दोस्ती यारी में हम लोग थोड़ा सपोर्ट भी कर लेते जाते हैं। और वहां जी फिर बड़े कवि सम्मेलन के नाम पे तुम पता नहीं कितने सारे कवियों को बुला लेते हो। ठीक है, ओके, और वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और उसके बाद एंड में तो वो क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपके काम करने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है, और लोगों की सुनने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। बाकी कॉमेडी में चाहे कवि सम्मेलन हो या स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कोई भी कलाकार हो या कोई भी मंच हो, पवित्र है और सराहनीय है और स्वागत ही। जी बदलाव बदलाव बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, जैसे कुमार ने क्या किया, कुमार ने बहुत अच्छा किया। कुमार ने क्या किया कि जी कोट वोट पहनना शुरू कर दिया है, थोड़े जी। बालों को कुमार ट्रिम विश्वास करना जी। शुरू जी कर दिया। हाँ, कुमार जी जी ने बालों को जी ट्रिम करना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा खूबसूरत। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि कवि का मतलब ये थोड़ी कि एकदम बेचारा आम आदमी परेशान दुखी, ये थोड़ी हुआ है। तो ये इस चीज को बदलाव लाना, इस चीज में चेंज लाना। और ये कुमार जी ने किससे कॉपी किया, स्टैंड अप कॉमेडियन से। बिल्कुल। ये जो कोट पहनना, कोट क्योंकि पहले कोई कवि सम्मेलन में बहुत कम लोग होंगे शायद मेरे ख्याल से रेगुलर जो कोट वोट पहनते होंगे, लेकिन रेगुलर पहनना शुरू किया है। मेकअप करना, बॉडी को अच्छा रखना, ये करना, बाल ठीक करना, ये सब काम कुमार जी ने लिया है स्टैंड अप कॉमेडियन से। एक तरह से देखा जाए तो कवियों के स्टैंड अप कॉमेडियन है। ठीक है, तो जी अच्छे, जी। तो अच्छा है, अच्छा ही होता है, उससे फायदा ही होता है। तो आपके अभी चूंकि कोरोना काल है, ठीक है, जिंदगी थोड़ी धीमी हुई है, पर अभी जिंदगी फिर पटरियों पर लौट रही है, सामान्य परिस्थितियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आपके आगामी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? दर्शक जानना चाहते हैं कि सुनील पाल जी को हम आगे किन किन भूमिकाओं में देखेंगे। अभी मेरी एक फिल्म आई डबल रोल की, जिसका नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। लॉकडाउन टू जी अनलॉक फिल्म जो है वो ओटीटी पे आ चुकी है, शेमारो मी पर जी स्ट्रीमिंग हो रही है। तो आप अपने जी परिवार के साथ पिक्चर को देख सकते हैं, पारिवारिक फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, वो देखिए। और अर्जुन रामपाल जी के साथ फिल्म आ रही है भीमा कोरेगांवकर, उसमें आप मुझे देख सकते हैं। जी उपासना सिंह जी के साथ में फैमिली 420 में देख सकते हैं। एंड राजपाल यादव और मैं सुपर जासूस फिल्म लेकर आ रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है।
अभी ओटीटी के लिए भी कॉमेडी शो लेकर आ सकता हूँ, भी बात चल रही है, तो बहुत सारी जी चीजें। और लाइव शोज का सिलसिला, वर्चुअल शोज चल रहे हैं मेरे। तो मैं समझता जी हूँ कि कहीं ना कहीं पहले स्टेज शो थे, फिर टीवी शोज थे, फिर फिल्म, फिर ओटीटी, अब वर्चुअल का भी एक जुगाड़ हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर बैठे ही हम अब लोगों को संपर्क में रह पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कॉमेडियन आई एम वेरी हैप्पी विथ माई वर्क, एंड अच्छा वक्त चल रहा है। हाँ, लेकिन कोरोना के तहत गाइडलाइन को फॉलो फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप सब के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप सब हो धरती के लाल। यही तेरे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। सुनील पाल जी, एक अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि परिवार से सपोर्ट कैसा मिलता रहा इस पूरे दौरान, आप लाफ्टर चैलेंज से पहले, बाद में, फिल्मों में? क्योंकि मुझे लगता है लाइफ पार्टनर, विशेषकर पत्नी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उससे देखिए, सहयोग कैसा? जी परिवार का सपोर्ट तो ये है कि बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कोई चीज पॉसिबल है नहीं। माँ का सपोर्ट बहुत मिला है, बहनों का सपोर्ट मिला है, पत्नी का सपोर्ट मिला है, बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, पिता का सपोर्ट मिला है। और वो अपने अपने लेवल पर उन्होंने अपना काम और मेरा काम बांट लिया है। मतलब वो अपना भी जी काम कर रहे हैं और कुछ कुछ हद तक मेरा भी अपना काम कर देते हैं, और मुझे जी छोड़ दिया है फ्री, ताकि मैं जी यूट्यूब के ज्यादा यूट्यूब के चैनल को देखूं, यूट्यूब कॉमेडियंस को देखूं, आप जैसे दोस्तों को देखूं और सीखूं, और सीख कर कुछ ना कुछ नया कुछ करने की कोशिश करूं। मैंने उनसे यही कह दिया कि मुझे और दूसरा कुछ आता नहीं है, अगर ये भी ना कर सकूंगा तो कल को मुझे लोग बुलाना बंद कर देंगे। तो प्लीज मुझे ये काम करने दो, और दर्शकों का प्यार बना रहे, वो मुझे बुलाए भुलाए नहीं। और क्योंकि आपको तो जी पता है कि जब जब हम कोई जोक सुनाते हैं तो पहली बार जी सुनाए तो लोग कहते हैं ऑसम, ठीक है। जी दोबारा फिर वही वही जोक सुनाओ तो लोग कहते हैं ओ सेम, ठीक है। और तीसरी बार फिर बेशर्म के सुना दो तो लोग कहते हैं ओ शेम, ठीक है। तो तो हमारे पास में रिपीट वैल्यू जो है बहुत कम है। हमको जी जी कोशिश बिल्कुल। हमेशा करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ नया हो। तो उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए एकाग्रता लगती है। ये एक तरह से एक तरह जाए तो ये फकीरी ही है, एक तरह देखा जाए तो। जी जी क्योंकि पैसा जो आता है वो तो हमारे और परिवार के निवारण के लिए तो होता ही है, लेकिन हम्म, हमारी जो खुद की खुराक वो यही है कि हम 24 घंटे इसमें खोए रहे, लगे रहे, और एक ना कोई मोती ऐसा निकले जिसकी वजह से हम दर्शकों तक पहुंचे, और दर्शकों की तालियां, आह वाह, और रिस्पॉन्स निकलता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है जी कि इस चीज के लिए हमें कार्यरत रहना पड़ता है हमेशा। सचमुच सुनील पाल जी, आज आपको हमारे बीच पाकर हमारा मंच बहुत गौरवान्वित है। और हमने आपसे जो जो आज बातचीत की, उससे एक चीज तो निकल कर सामने आती है कि हमें हमेशा सीखने की ललक हमारे बीच होनी चाहिए। सीखने की इच्छा होगी तो जरूर हम अपने फील्ड में सफल होंगे। बिल्कुल, आप तो सफल आज हम रहिए, हम सब सफल रहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आ, किसी को आप मुस्कुराहट दे रहे हो, किसी को खुल के हंसा रहे हो, ये पूजा का ही काम है। घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, निदा जी फाजिल जी साहब ने कहा था। और मुझे ऐसा जी लगता है कि बहुत ही सही शब्द कहा है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा गया है। तो हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले के, परमात्मा के बड़े लाडले हैं, बड़े 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 करम है ऊपर वाले का, हम पर कृपा है। तो इस चीज का मुझे लगता है कि हमें जितना शुक्रिया अदा कर सके उतना कम है, कि ऊपर वाले ने हमको इतना अपना समझा है कि हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने अपना ही काम हमें दे रखा है कि भैया तुम एक काम करो, मैं जगह जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, तुम जाओ, तुम हंसाते रहो लोगों को। और क्योंकि जी परमात्मा से हर आदमी खुशी ही मांगता है, और कहीं ना कहीं हम असीर खुशी जो है वो दे पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम आपसे एक वादा तो ये चाहेंगे आज कि आप दुनिया को यूं ही हंसाते रहेंगे, ताउम्र दुनिया में मुस्कान बांटते रहेंगे। जी, इन्हीं शब्दों बिल्कुल। के साथ आपको अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए हम आज आपसे विदा लेंगे, इस वादे के साथ कि पुनः किसी मंच पर, पुनः किसी जगह और हमारी मुलाकात हो। जी, जाते बहुत बहुत जाते धन्यवाद सुनील पाल जी। जाते जाते फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक का गाना गाते हुए आपसे इधर जी जी जाता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डिजर्ट तो बहुत हो जरूरी है। चुका, जी अरे जी बहुत जी हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना,
गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को हाय 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 हाय, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो वाह 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 कोरोना, वाह। गो बैक कोरोना। थैंक यू। जी जी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।